हेलो एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम करता हूँ। 31 जुलाई की क्लास है। द हिंदू का सेकेंड एडिटोरियल पढ़ेंगे। इम्पेशेंस विद जॉब्स इसका टाइटल है। क्लास इस हिसाब से बनाई जाती है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीखें, सेंटेंसेस का मीनिंग निकालें और बढ़ते बढ़ते वोकेबलरी और ग्रामर को कवर करें। आर्टिकल बड़ा इंटरेस्टिंग है, एम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी पे लिखा हुआ है। शुरू करेंगे इसको अपने क्विज़ के साथ में। सिर्फ इसको पढ़ना नहीं है, मेरे साथ में आपको खुद भी ट्राई करना है। जो मैं आपसे पढ़ने की या पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके दिमाग में भी बैठना चाहिए। बिना लोड के क्लास को लो और क्लास के अंत में इन क्वेश्चंस को आपको एक अटेम्प्ट देना है। अगर आपने ठीक से क्लास ली होगी तो 10 में से 8-9 नंबर आपको मिल जाएंगे कम से कम। शुरू करें लेक्चर को। चलिए पूरे मन के साथ में, आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है जी इम्पेशेंस विद जॉब्स। देखिए, पेशेंस का मतलब होता है धैर्य, सब्र बोलते हैं इसको। इम्पेशेंस यानी अधीरता या बेसब्री। कह रहा है जी जॉब्स को लेकर के बड़ी बेसब्री दिखाई दे रही है देश के युवा में भी और सरकार के बजट में भी। युवा चाहता है नौकरी मिले और सरकार भी चाहती है कि इनको नौकरी दी जाए। बड़ी ही बेसब्री के साथ में सब लोग कोशिश कर रहे हैं। कह रहा है यूनियन बजट्स स्ट्रेस ऑन एम्प्लॉयमेंट इज गुड सेमीकोलम अ लॉट मोर नीड्स टू बी डन। कह रहा है यूनियन बजट जो है, केंद्र सरकार का जो बजट है, उसका जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस का मतलब होता है किसी चीज़ पे दबाव, एम्फोसिस, फोकस। कह रहा है बजट का जो दबाव या फोकस है एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, रोजगार को लेकर के, वो बड़ा अच्छा है, गुड है। लेकिन फिर भी अ लॉट मोर, बहुत कुछ और भी किए जाने की ज़रूरत है, नीड्स टू बी डन। अलॉट मोर नीड्स मतलब बहुत कुछ की ज़रूरत है और ज़रूरत है किए जाने की, टू बी डन पैसिव इन्फिनेटिव में लिखा हुआ है। एक्टिव, पैसिव, प्रेजेंट, कंटिन्यूअस, पास्ट, ये बहुत बेसिक टर्म्स है। इनके बिना इंग्लिश को आप बहुत अधूरे तरीके से अप्रोच करते हैं। तो मेरी माने तो अपने बेसिक्स ज़रूर से पूरे कर लेना। चैनल के होम पेज पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी बेसिक्स की, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर की। चलो, स्ट्रेस आपका सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है। अलॉट मोर, याद रखें, अलॉट मोर जब नाउन बनता है, अलॉट मोर का मतलब होता है बहुत कुछ। तो अलॉट मोर जब भी नाउन बनेगा, इसकी वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। अलॉट मोर आपको लगता होगा प्लूरल है, बहुत कुछ है, नहीं। समझ पा रहे हो, सिंगुलर है ये, बहुत कुछ, और वर्ब हमेशा सिंगुलर लेगा, नीड्स लगेगा, पीछे एस लगेगा। चलिए, कॉन्सेप्ट है ग्रामर का, फटाफट उसको कवर करेंगे। सवाल मैं आपसे पहले पूछ ही लेता हूँ। देखो जी, स्ट्रेस नाम का वर्ड है ना, कभी कभी इसके बाद में ऑन लगा होगा और कभी नहीं लगा होगा। तो कौन सा फॉर्मूला है जिससे आप ये बताएंगे कि स्ट्रेस के बाद में कब ऑन लगाना है? आज लगा हुआ देखो, किसी किसी क्लास में कभी कभी आप देखोगे नहीं लगा होगा। क्या इस कॉन्सेप्ट को आप समझते हो? चलो, समझते हो या नहीं समझते हो, अब खुले दिमाग से समझना। ये कॉन्सेप्ट आप समझ ही नहीं सकते हो अगर आप नाउन और वर्ब के बीच का डिफरेंस नहीं कर पाते हो। इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे नाउन्स हैं जिनकी वर्ब फॉर्म भी उन्हीं के जैसी है। स्ट्रेस एक नाउन भी है और स्ट्रेस एक वर्ब भी है। नाउन फॉर्म में इसका मतलब होता है दबाव, वर्ब फॉर्म में इसका मतलब होता है दबाव डालना। तो आपको सेंटेंस को ब्रेक करना है और ब्रेक करके देखना है स्ट्रेस क्या काम कर रहा है। अगर ये वर्ब होगी तो इसके बाद में ऑन नहीं लगा होगा, कोई प्रेपोजिशन नहीं होगा। और अगर ये नाउन होगा तो इसके बाद में ऑन लगाना होगा। समझ पाए इस कॉन्सेप्ट को? तो इसके लिए आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग सेंटेंस की होनी चाहिए, जो दिलाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। अब ये स्ट्रेस अकेला नहीं है, ऐसे 10-12 नाउन्स मैंने और भी लिख दिए हैं। जैसे अटैक, हमला, नाउन फॉर्म में हमला अपने बाद में ऑन लेगा। लेकिन अटैक जब वर्ब बन जाती है, हमला करने की बात करता है, तो इसके बाद में कोई प्रेपोजिशन नहीं आती। अभी आपको मैं दिखाऊंगा ये वर्ब कैसे बनेगी, ठीक है? अब ये सारे नाउन्स आपको याद करने हैं। ये सिर्फ मैंने 12 लिखे हैं, ऐसे 1200 और होंगे। मैं सबको याद करने के नहीं बोल रहा हूँ। जो 12 आपको देख करके याद आ जाने चाहिए हाथों हाथ, जिन पे क्वेश्चंस बार बार बनते हैं, वो 12 मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। 12 हैं, 13 देख लेना। डिस्कशन है, नाउन है, लेकिन डिस्कस एक वर्ब है। देखो वर्ब फॉर्म भी इसकी थोड़ी डिफरेंट है। पीछे SION अगर निकाल दोगे तो वर्ब बन जाएगी। डिस्कस वर्ब अपने बाद कोई प्रिपोजिशन नहीं लेती है। चलो, खुद से पढ़ो इनको। अब क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इनका, ये आपके नोट्स हैं, साफ सुथरे से बना लो। चलो क्वेश्चन देखें। द जनरल प्लान अ सरप्राइज अटैक ऑन द एनिमी बेस एंड ऑर्डर्ड हिज ट्रूप्स टू अटैक ऑन द फोर्टिफिकेशंस एट डॉन। कह रहे जो आर्मी जनरल था उसने प्लान किया एक हमला करने का, सरप्राइज अटैक करने का। सरप्राइज अटैक यानी अचानक होने वाला हमला। और ये हमला होने वाला था एनिमी के बेस पे, दुश्मन की छावनी पे। और इसने ऑर्डर कर दिया अपनी ट्रूप्स को, अपने फौजियों को, कि ये अटैक कब करें?
ये अटैक करें इन सभी फोर्टिफिकेशंस पे, छावनियों पे, सुबह सुबह भोर फटते ही एट डाउन का मतलब सुबह 5 बजे 4 बजे, है ना, जब सुबह सुबह सूरज निकलने से बिल्कुल पहले। यहाँ पे अटैक क्या एक नाउन है, कैसे पता लगा? प्लान वर्ब का ऑब्जेक्ट है सरप्राइज अटैक। जनरल ने क्या प्लान किया? जनरल ने सरप्राइज अटैक प्लान किया। सरप्राइज अटैक एक नाउन है, प्लान वर्ब से क्या का रिप्लाई कर रहा है? कर रहा है कि नहीं? तो ये नाउन अपने बाद में ऑन ले रहा है, लेकिन इसने ऑर्डर किया अपनी ट्रूप्स को कि तुम अटैक कर देना सुबह सुबह। तो यहाँ पे टू अटैक जो आप देख रहे हो ये एक इन्फिनिटिव है जो कि एक वर्ब का काम करता है, सेमी वर्ब है ना। तो इन्फिनिटिव के आगे आपको ऑन लगाना है, यहाँ ऑन जो है निकालना है, मतलब लगाना नहीं है, इस ऑन को आपको निकाल देना है। तो एक अटैक ने ऑन ले रखा है और एक अटैक ने ऑन नहीं ले रखा। अगर सिस्टमेटिकली अप्रोच नहीं कर रहे हो लैंग्वेज को, आप पूरी प्रिपरेशन निकाल लोगे अपनी 3 साल की, और अंत तक आपको ये समझ नहीं आएगा कि कभी अटैक के बाद में ऑन लगा था और कभी नहीं लगा था, ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, कोई रूल वूल रट्टे मार के नहीं होगा ये काम। सिस्टमेटिक तरीके से लैंग्वेज को अप्रोच करो जैसे करवाई जा रही है आपको। द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैज़ लेड कंज्यूमर्स टू डिमांड फॉर मोर अफोर्डेबल एंड एफिशिएंट बैटरी टेक्नोलॉजीज। बढ़ती हुई जो मांग है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, वो लीड कर गई है कंज्यूमर्स को कि वो डिमांड करें और ज़्यादा अफोर्डेबल और ज़्यादा कुशल बैटरी की टेक्नोलॉजीज़ के लिए। देखिए इंक्रीजिंग डिमांड, इंक्रीजिंग एक एडजेक्टिव है, डिमांड एक नाउन है। नाउन है तो अपने बाद में फोर ले रहा है। डिमांड नाउन अपने बाद में फोर लेता है, डिमांड वर्ब नहीं लेती। ठीक है, तो ये फोर बिल्कुल सही है, लेकिन आगे देखो, हैज़ लेड कंज्यूमर्स टू डिमांड, टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म यानी इन्फिनिटिव, यानी इन्फिनिटिव मतलब वर्ब, तो फिर इस फोर का कोई काम नहीं है, इस डिमांड के बाद में फोर नहीं लगेगा। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? नहीं समझ आया तो कमेंट्स में डाल दो और बता दिया करो सर समझ में आ गया, डिमांड वाला ऑर्डर वाला कॉन्सेप्ट, फिर से कभी गलती नहीं करेंगे। ये आपका होमवर्क है, अभी ट्राई दो इसको, देख लो। इसमें एक वर्ड है जो 2 बार आ रहा है, कौन सा वर्ड है? प्लान वर्ब, डिस्कस वर्ब। ठीक है, यहाँ डिस्कशन, यहाँ डिस्कस। कब लगना है इसके बाद में, कब नहीं लगना, देख लो, है ना। मैं यहाँ भी ऑन लगा देता हूँ और वहाँ भी लगा देता हूँ, दोनों जगह इस ऑन को चेक करके बताओ कहाँ पे लगेगा और कहाँ पे हटेगा। डालना कमेंट्स में, सही गलत का मैं कमेंट्स में बताने की सबको कोशिश करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आर्टिकल की वोकैबुलरी पर नजर डालेंगे, सारे वर्ड्स एक साथ देख लेते हैं मोटे मोटे, ताकि स्मूथली बढ़ सको। क्लास अच्छी लगती है, समझ में आती है, काम आती है आपके, तो एक लाइक दे दिया करो बस। आपके एक लाइक से फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप एक एस्पायरेंट हैं, किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और चाहते हैं अपनी इंग्लिश को एक स्टेप आगे ले जाएं, स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करने के लिए आप ऐप को जरूर डाउनलोड करें। YT योर इंग्लिश ट्यूटर ऐप आपकी अपनी ऐप है, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक रखा गया है। एप्लीकेशन पे आपको मिलेंगे प्रीमियम कोर्सेज, नाम के प्रीमियम कोर्सेज हैं, फीस बहुत कम होती है, अफोर्डेबल होती है। राइटिंग के कोर्स में आप लिखना सीख सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, ऐसे हो, प्रेसी हो, आंसर राइटिंग हो। इस कोर्स का फ़ायदा लेने के लिए इस कूपन को लगाएं ताकि 499 में अफोर्डेबल कोर्स आपको मिल सके। 50 से 60 घंटे में आप इंग्लिश राइटिंग इस कोर्स के बदौलत सीख पाएंगे। इसी तरीके से आपको UPSC का कोर्स मिलेगा, पूरा माइग्रेशन करवाया जाता है आपको हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में, सारे एस्पेक्ट्स UPSC के कवर्ड हैं। 1350 का एक कोर्स है कूपन के साथ। इसमें CSAT, आंसर राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव, वोकैब, ग्रामर, हर पोर्शन कवर्ड है इन द कोर्स। इसी तरीके से ऐप पे आपको बैंकिंग और SSC के भी कोर्स मिलेंगे, जिसमें बैंकिंग SSC के सभी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करना, हैंडल करना आपको सिखाया जाता है। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में है, कोई भी क्वेरी हो ये नंबर पे आप व्हाट्सएप से टीम से जुड़ सकते हैं और अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। चलो जी, वोकैब शीट अपनी कर रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा जूम इन। पहली है फ्रेजल वर्ब। आज के आर्टिकल में फ्रेजल वर्ब भर भर के आई हैं, 6-7 आएंगी। पहली है स्प्रूस अप। देखिए स्प्रूस अप का मतलब होता है किसी चीज़ को डेकोरेट करना, सजाना, सुथरा, साफ सुथरा बनाना। ठीक है, जैसे आपकी गाड़ी है बड़ी गंदी हो गई है, आपने उसको पानी वानी डाल के कपड़ा मारा, क्या किया आपने? स्प्रूस अप किया, वेल ग्रूम्ड किया, नीट एंड क्लीन बनाया। वैसे ही किसी भी चीज़ को, मान लो आपकी दुकान है, बिजनेस है, बड़ा ख़राब बिजनेस है, घाटे हो रहे हैं, आपने बिजनेस को संवारा, संवारना बोलते हैं इसको। तो अगर आपने अपने बिजनेस को संवारा तो आपने उसको स्प्रूस अप किया। द कंपनी हैज़ एम्प्लॉयड एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। कंपनी ने लगा दिया है काम पे एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी को, और क्यों? स्प्रूस अप करने के लिए, इसकी पब्लिक इमेज को संवारने के लिए, अपनी छवि को पब्लिक में। ड्रेसअप करना, टाइडी अप करना और टिटिवेट करना सभी संवारने के सिनोनिम्स हैं। टिटिवेट वर्ड SSC एग्जामिनर्स का वन ऑफ द फेवरेट वर्ड्स है, जरूर से याद रखना, इसको बहुत बार आया है और आगे भी कई बार आएगा। टिटिवेट, संवारना। चलिए अगला वर्ड है अपने पास इन टेंडम, बहुत बार आता है। टेंडम वो बाइसाइकिल है, वो साइकिल है जिसमें एक से ज़्यादा पेडल्स होते हैं।
3 आदमी 4 आदमी मिलके इस बाईसाइकिल को चलाएंगे और सभी पैडल मारेंगे तभी ये साइकिल चलेगी। तो क्या ऐसा हो सकता है 2 आदमी आगे पैडल मारे और एक पीछे मारे तो साइकिल आगे बढ़ जाए? नहीं होगा। सबके सब लोग बराबर एक साथ मिलके एक ही दिशा में जब पैडल चलाएंगे इस साइकिल के, इस टेंडम नाम की बाईसाइकिल के, तभी ये आगे चलेगी। और इस बाईसाइकिल नाम के वर्ड से, टेंडम नाम के वर्ड से आपने ये फ्रेज निकाला है, क्लोज कोऑपरेशन में काम करना, कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ना। द वर्ड्स इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज आर वर्किंग इन टेंडम। दुनिया भर की जांच एजेंसियां कंधे से कंधा मिला के काम कर रही हैं, इन टेंडम वर्क कर रही हैं टू फिगर आउट द ओरिजिन ऑफ द कोविड-19 वायरस। पता लगाने के लिए, फिगर आउट करने के लिए ओरिजिन को, यानी स्रोत को, सोर्स को कोविड-19 वायरस के। ठीक है, ये तब लिखा था जब ढूंढ रही थी, अब तो सबको पता है कहाँ से आया था वायरस। कलेक्टिवली बोलते हैं, इन कॉन्सर्ट विद बोलते हैं इन टेंडम को। यू विल सी दिस वर्ड इन द आर्टिकल टुडे, इन टेंडम। चलिए अगला वर्ड अपने पास पेपर ओवर। बड़ी ही प्यारी फ्रेजल वर्ब है। अब देखो अंग्रेज़ों ने जैसे बनाई वैसे आपको बता देता हूँ। आप मान लीजिए आपके घर पे टेबल पे सब इधर उधर सामान रखा हुआ है उल्टा पुल्टा, और अचानक से कोई गेस्ट आ गया घर पे, तो आप क्या करते हो? क्या करते हो आप? अगर आपके हाथ में कुछ न्यूज़पेपर है तो आप टेबल पे डाल दोगे, करोगे क्या ना, कि आपकी टेबल पे कुछ गंदगी दिखे नहीं आपके मेहमान को। अच्छा एक और सिचुएशन बताता हूँ। आप एक कॉमिक बुक पढ़ रहे हो और आपके घर वालों को मना किया हो आपको पढ़ने से कि आप किताबें विताबें पढ़ो अपनी काम की, ये उल्टी सीधी चीज़ें क्यों पढ़ते हो। अचानक से आपकी कोई मम्मी आ गई, फादर आ गए, तो आपने क्या किया, उस बुक के ऊपर दूसरी बुक रख दी या कोई पेपर रख दिया। कुछ बच्चे करते हैं ना, असली किताब के अंदर नकली किताब छुपा के पढ़ रहे होते हैं। वहीं से इस फ्रेजल वर्ब को बच्चों से निकाला गया, पेपर ओवर करना, किसी अनप्लेजेंट चीज़ को छुपाना जो आप दुनिया के सामने नहीं लाना चाहते हो। द स्काई स्क्रेपर्स ऑफ द सिटी कैंट पेपर ओवर द स्लम्स नियर बाय। जो स्काई स्क्रेपर्स हैं, गगनचुंबी इमारतें हैं, स्काई स्क्रेपर्स यानी 50 मंजिला 70 मंजिला जो बिल्डिंग्स है, कह रहा है वो शहर की गगनचुंबी इमारतें नहीं छिपा सकती, पेपर ओवर कर सकती आसपास की झुग्गी झोंपड़ी या स्लम्स को। चलिए ये वर्ड पेपर ओवर फ्रेजल वर्ब याद रहेगी, जिस तरीके से बताइए ऐसे ही याद रखना। बनी ऐसे है, मैं कोई कहानी थोड़ा ना कर रहा हूँ, ऐसे ही बनाई अंग्रेज़ों ने। चलो अगला वर्ड है एमुलेट। ये सब कहानियाँ कैसे पता लगती हैं आपको? जब आपको इंटरेस्ट होगा, एक एक वर्ड को पढ़ोगे, जब सालों बीत जाएंगे आपको लैंग्वेज को प्रोसेस करते हुए। सारी कहानियाँ इंटरनेट पर रखी हैं, एक एक वर्ड की एटमोलॉजी आप निकालोगे, आपको पता लगेगा वर्ड कैसे बना था। अगला वर्ड है एमुलेट करना। देखिए एमुलेट करना यानी किसी की बराबरी करने की कोशिश करना, किसी के बराबर आने की कोशिश करना। और जनरली एमुलेट जब आप करते हैं तो उस आदमी को आप कॉपी करते हैं। जैसे ऐसा कहते हैं विराट कोहली जो है सचिन तेंदुलकर को एमुलेट कर रहे हैं नंबर ऑफ सेंचुरीज़ में, जो अपने बैटिंग स्टाइल में एकदम टेक्निकल स्टाइल से वो खेलते हैं, है ना। तो एमुलेट कर रहे हैं, बिल्कुल चाहते हैं सचिन के जैसा अपना रिकॉर्ड्स मैं भी बना करके छोड़ूं। तो ऐसे वर्ड आप याद रखें, एमुलेट करना। ऑल सॉफ्टवेयर कंपनीज ऑफ 90s ट्राइड टू एमुलेट माइक्रोसॉफ्ट। सारी कंपनियां जो सॉफ्टवेयर कंपनियां थी 1990 के दशक की, वो कोशिश करती थी माइक्रोसॉफ्ट के बराबर आने की या उसको कॉपी करने की, एमुलेट करने की। इमिटेट करना, फॉलो सूट करना, किसी का पीछा करना, किसी के बराबर आना, या कैच अप विद करना। कैच अप विद आप तब करेंगे जब आप पीछे छूट जाएं। आपके क्लास में होमवर्क करवाया गया, 10-15 दिन आप क्लास में नहीं गए तो आप पीछे रह जाओगे ना। तो 15 दिन बाद आकर के जब आप दिन भर होमवर्क करते हो, अपना पूरा करते हो, तो बाकी बच्चों के साथ आप कैचअप विद कर रहे हो क्योंकि आप पीछे छूट गए हो। तो ये फ्रेजल वर्ब है, याद रखना। लास्ट वर्ड अपने पास एक्सपीडाइट। इसको एक्सपीडिएट भी बोलते हैं। पुरानी वाली फॉर्म इस वर्ड की ये है और आजकल जो यूज़ होती है वो ये है, ए को निकाल दिया गया है। इसका मतलब होता है चीज़ों को तेज़ करना, फास्ट करना, लेकिन कुशलता के साथ में, एफिशिएंटली। ऐसा नहीं है कुछ आधा अधूरा करके, ऐसा नहीं, ढंग से करना लेकिन तेज़ी से करना। वी नीड टू प्रोड्यूस मोर वैक्सीन्स टू एक्सपीडिएट वैक्सीनेशंस अगेंस्ट द वायरस। हमें ज़रूरत है और वैक्सीन्स को प्रोड्यूस करने की ताकि तेज़ किया जा सके वैक्सीनेशन की प्रोसेस को इस वायरस के खिलाफ। सभी इसके सिनोनिम्स हैं किसी चीज़ को तेज़ बनाने के। यू विल सी दिस वर्ड एक्सपीडिएट इन द आर्टिकल टुडे। चारों पांचों वर्ड्स वोकैब शीट आपको टेलीग्राम पे मिल चुकी होगी या इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में भी मिल जाएगी। डाउनलोड कर लिया करो, रोज़ अपडेट होती है। अब आर्टिकल पे आओ, एक समरी आपको दें। देखो सरकार चाहती है कि नौकरियां मिले और हम भी चाहते हैं कि नौकरियां पैदा हों, और इसके लिए सरकार ने बजट में बहुत बेसब्री दिखाई है, बड़ी बड़ी स्कीम्स को अनाउंस किया है, नौकरियां देने के लिए प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज किया है। आप लड़कों को रखो नौकरियों पे, लड़कियों को रखो, सब्सिडी मिलेगी, उनके स्टाइपेंड्स देंगे। हमारा आर्टिकल कह रहा है ये बहुत अच्छी बात है, इसकी हमें ज़रूरत थी, लेकिन एक चीज़ याद रखें, प्राइवेट सेक्टर आपकी 2 लाख रुपए की सब्सिडी के लिए किसी को नौकरी पर नहीं रखेगा। प्राइवेट सेक्टर तब नौकरी पर रखेगा जब उसके प्रोडक्ट्स की डिमांड होगी। अगर किसी कंपनी को ऑर्डर मिलेंगे, उस कंपनी के माल बिकेगा,
तो अपने आप ही वो कंपनी लोगों को नौकरी पे रखेगी, फिर आपकी ये स्कीमें और काम आएंगी। तो डिमांड पैदा करने के लिए आपको इकोनॉमी में कंजम्पशन लाना होगा, टैक्सेस कम करने होंगे, आम आदमी की जेब में पैसा डालना होगा, वो बाजार जाए, चीज़ें खरीदे, और प्राइवेट सेक्टर अपना धंधा बढ़ाने के लिए लोगों को एम्प्लॉय करे। तो एक बेसिक बुनियादी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है हमारी इकोनॉमी में, कंजम्पशन बहुत कम है और बेरोजगारी इसी वजह से बहुत ज़्यादा है। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल को। एनालिटिकल टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है, एनालाइज कर रहा है पूरे मामले को। शुरू करें। वन ऑफ द बिगेस्ट pivots in this budget speech has been a shift in the stance on employment and a sharply higher frequency of mentions it received। कह रहा है जी जो सबसे बड़े पिवट्स हैं, देखो पिवट क्या होता है, एक धुरी को बोलते हैं पिवट। आपने ग्लोब देखा होगा ना, ग्लोब, तो एक सुई के ऊपर ग्लोब रखा हुआ है, इसको घुमाए जाओ आप, है ना, कभी इसमें एशिया निकाल लो, कभी इसमें यूरोप निकाल लो, घुमा घुमा के। तो पिवट इस धुरी को बोलते हैं, सुई को बोलते हैं, जिसके ऊपर चीज़ें घूम सकती हैं। समझ पा रही है, जिससे चीज़ों में बदलाव आता है। या फिर पिवट को आसान भाषा में समझें तो इसको आप मोड़ बोल सकते हैं, नया बदलाव बोल सकते हैं। कह रहे जी जो सबसे बड़े मोड़ या करवट आए, पिवट आए इस बजट की स्पीच में, कह रहा उनमें से वन जो था वो हैज़ बिन रहा है। देखो वन की वर्ब है सिंगुलर, हैज़ बिन। कह रहा है जो सबसे बड़े मोड़ और करवट इस बजट स्पीच में आए उनमें सबसे बड़ा रहा है। कह रहा कौन सा रहा है, एक शिफ्ट या एक बदलाव अपने स्टांस में, पोजीशन में या मुद्रा में। और पोजीशन किस चीज़ को लेकर के, एक तो रोज़गार यानी एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, और दूसरा जो बहुत तेज़ी से फ्रीक्वेंसी बढ़ी है रोज़गार नाम के वर्ड के मेंशन की या जिक्र की जो इसने रिसीव किया। तो ये सबसे बड़ा बदलाव इस बजट स्पीच में मिला। सारा फोकस सरकार का लगा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने पे, और मैडम सीतारमन ने भी एम्प्लॉयमेंट वर्ड को बार बार मेंशन किया अपने बजट में। इट रिसीव्ड सो मनी मेंशंस इन द बजट। वन की वर्ब है हैज़ बीन, वन ऑफ के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब। सिंपल कॉन्सेप्ट याद होगा आपको भाई, अगर 10 चीज़ें हैं उन्हीं में से वन निकालनी है, तो 10 चीज़ें हैं यानी प्लूरल है। अगर मान लो एक ही चीज़ रखी हो उसमें से वन तो नहीं निकाल पाओगे आप, आपको 10-12 में से एक निकालना होगा। तो वन ऑफ के बाद में हमेशा प्लूरल क्वांटिटी होगी जिसमें से वन को निकालेंगे, और वन की वर्ब खुद की सिंगुलर होगी, यहाँ इस केस में हैज़ बिन। स्टांस यानी आपकी किसी मामले को लेकर के पोजीशन। कह रहा है एम्प्लॉयमेंट वॉज द सेंट्रल थीम ऑफ द बजट। एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा था, सेंट्रल थीम था इस बार के बजट का। कह रहा है जी दैट प्लेस द पीएम्स पैकेज टू फैसिलिटेट जॉब्स एंड स्किल्स ऑन टॉप ऑफ इट्स लिस्ट ऑफ सूदिंग प्रोमिसेस। कह रहा है ये वो एम्प्लॉयमेंट है जिसने प्लेस कर दिया, रख दिया पीएम के पैकेज को, और वो पैकेज है फैसिलिटेट करने का, आसान बनाने का जॉब्स और स्किल्स को। और कहाँ रखा इस पैकेज को, रखा सबसे ऊपर लिस्ट में, जो है उन वादों की, प्रोमिसेस की, जो सूदिंग है, जो रिलैक्सिंग है, शांतिदायक है। तो पीएम ने इस बजट में बहुत सारे वादे किए, ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, है ना, देश को आगे ले जाएंगे, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, प्राइवेट सेक्टर को फ़ायदा देंगे। तो इन वादों में सबसे ऊपर पीएम का पैकेज आ गया, ठीक है ना, क्योंकि ये सेंट्रल थीम था इस बजट की। सबसे पहले सबसे ज़्यादा नज़र आपको एम्प्लॉयमेंट पैकेज पे पड़ेगी। एम्प्लॉयमेंट की वर्ब है वॉज, दैट की वर्ब है प्लेस्ड। फैसिलिटेट करना, किसी चीज़ को आसान बनाना, सुगम बनाना। सूदिंग यानी जो आपको सूद करे, शांति दे, आपको संतुष्टि दे, सूदिंग प्रोमिसेस हैं। कह रहे द प्रपोज 2 लाख करोड़ पैकेज सीक्स टू हेल्प 4.1 करोड़ यूथ ओवर 5 ईयर्स। अब देखो पीएम का पैकेज कौन सा है, पीएम ने अपना खुद का एक पैकेज निकाला है, उस स्कीम का नाम है पीएम पैकेज। कह रहे जो प्रपोज्ड 2 लाख करोड़ का पैकेज है प्राइम मिनिस्टर मोदी का, ये कोशिश करता है कि ये मदद करे 4.1 करोड़ यूथ को, युवाओं को, अगले 5 सालों के दौरान, ओवर 5 ईयर्स। और कैसे मदद करेगा भाई, ये मदद होगी विद 3 एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स। 3 स्कीम्स के जरिए, जो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स हैं, जिसमें रोजगार से जुड़े हुए इंसेंटिव प्राइवेट सेक्टर के लिए रखे गए हैं। अब वो स्कीम्स बताएंगे आपको। एक सेकंड, मैं इसको फ़ोन को कर दूं थोड़ा साइलेंट। स्कीम्स बताएगा डैश लगा के। कह रहा है जी 2 ऑफ विच एनकरेज हायरिंग ऑफ फ्रेश एंट्रेंट्स इन द जॉब मार्केट। इन 3 में से 2 जो हैं, 2 ऑफ विच आया इन 3 स्कीमों के लिए। इन 3 में से जो 2 हैं वो इनकरेज करती हैं, बढ़ावा देती हैं हायरिंग को, यानी नौकरी पर रखे जाने को, फ्रेश एंट्रेंट्स की या फ्रेशर्स की। और कहाँ पे, जॉब मार्केट में। और कब, फॉर एटलीस्ट 1 ईयर विद सब्सिडीज़, कम से कम 1 साल के लिए सब्सिडीज़ के साथ। तो किसी नए लड़के को नौकरी पे रखो, नई लड़की को नौकरी पे रखो, जो पहली नौकरी है उस बंदे या बंदी की, और 1 साल तक अगर आपने उसको रखा तो आपको सब्सिडियाँ मिलेंगी। 2 स्कीम्स तो ये वाला काम करती हैं। और तीसरी वाली क्या करती है भाई, कह रहा है जी वाइल अ थर्ड अटेम्प्ट्स
टू इंसेंटिवाइज कंपनीज टू स्केल अप हायरिंग बियॉन्ड देयर प्रीवियस ईयर्स वर्कर काउंट। तीसरी वाली जो है वो थर्ड वाली वो अटेम्प्ट करती है इस काम को करने की कि इंसेंटिवाइज किया जा सके, इंसेंटिव दिया जा सके, बढ़ावा दिया जा सके कंपनियों को कि वो स्केल अप करें, लेवल अप करें, बढ़ाएं, एक लेवल ऊपर ले जाएं अपनी हायरिंग को, अपने नौकरी पर रखे जाने की प्रक्रिया को। और कब, कहाँ से ये स्केल अप करना है? बियॉन्ड, ये स्केल अप करना है पार जा करके, बियॉन्ड उनके पहले वाले ईयर के या प्रीवियस ईयर की वर्कर काउंट से, नौकरियों से जो उन्होंने दी हुई हैं। तो पिछले साल 10 है, इस साल अगर 15 करोगे तो 5 बढ़ी ना, तो 5 बढ़ते ही आपको एक सब्सिडी मिलेगी सरकार की तरफ से। और अगर वो 5 नए लड़के लड़कियां हुए और 1 साल तक रखा तो फिर और मिलेगी सब्सिडी। इस तरीके से प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज किया जा रहा है, आप और नौकरियां लोगों को देते जाएं। चलिए, सेंटेंस बड़ा ईजी था, पढ़ लिया आपने लंबा होने के बावजूद। पैकेज की वर्ब है सीक्स, सीख करना, अटेम्प्ट करना एक ही बात है, किसी काम को करने की कोशिश करना। टू की वर्ब है इनकरेज और थर्ड की वर्ब है अटेम्प्ट्स। स्केल अप करना, किसी चीज़ को लेवल अप करना, एक दर्जा ऊपर ले जाना, ठीक है। 10 से 15, 15 से 20, इसको स्टेप अप करना और ऑगमेंट करना भी बोलते हैं। एंट्रेंट कौन होता है? ऐसा आदमी जो एंट्री मारे। फ्रेश एंट्रेंट मतलब फ्रेशर, जो नौकरी पहली बार प्राइवेट या सरकारी सेक्टर में, पहली बार ऑर्गेनाइज सेक्टर में नौकरी कर रहा है, ठीक है। कह रहा है टू ब्रिज द गैप बिटवीन स्किल सेट्स एंड अवेलेबल जॉब रोल्स आज स्प्रूस ऑफ 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स विद कोर्सेज डिजाइंड इन टेंडम विद इंडस्ट्री हैज़ बिन प्रॉमिस्ड। कह रहा है जी ब्रिज करने के लिए गैप को, देखिए गैप का मतलब खाई, ब्रिज का मतलब है पुल बांधना। कह रहा है जी इस खाई को भरने के लिए, इस गैप को ब्रिज करने के लिए, जो गैप है स्किल सेट्स और अवेलेबल जॉब रोल्स के, बाज़ार में नौकरियां रखी हुई हैं, 2, 2.5, 3 लाख रुपए की नौकरियां मिलती हैं। अगर आपके पास स्किल्स हैं, उस टाइप की स्किल्स हैं, है ना, आप एक अच्छे एडिटर हैं, बहुत अच्छे एडिटर हैं, आप कोडिंग जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से ऐप्स डिज़ाइन कर सकते हैं, पर आपको तो आता नहीं है सब कुछ, आपको तो तैयारी करनी पड़ेगी परीक्षा की। आपका मतलब सभी की बात कर रहा हूँ, नौजवानों की। कह रहा है ये जो गैप है हमारे युवाओं में, अवेलेबल जॉब रोल्स हैं लेकिन स्किल सेट नहीं है। कह रहा है इस गैप को, इस खाई को भरने के लिए एक स्प्रूस अप जो है, संवारने का जो काम है, 1000 ITI आप समझते हैं, और ये होगा कोर्सेज के साथ में जो डिज़ाइंड होंगे कंधे से कंधा मिला के इन टेंडम इंडस्ट्री के साथ। कह रहा है ये स्प्रूस अप, ये संवारने का काम जो है प्रॉमिस किया गया है इस बजट में। 1000 ITI चुनेंगे, उन बच्चों को कुछ नया सिखाएंगे ताकि इंडस्ट्री में जाकर उनको नौकरियां मिल सके। कह रहा है जी अलॉन्ग विद एन एम्बिशियस इंटर्नशिप प्रोग्राम फॉर 1 करोड़ यूथ इन 500 टॉप कंपनीज। और ये काम होगा साथ ही साथ एक बहुत ही महत्वाकांक्षी इंटर्नशिप प्रोग्राम के, जो होगा 1 करोड़ युवाओं के लिए देश की 500 बड़ी कंपनियों में। इंटर्नशिप क्या होता है? आपको नौकरी नहीं मिलती है, आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है काम करने का। दिन में 8-6 घंटे की जगह 4 घंटे काम करो, थोड़ा पैसा ले लो, स्टाइपेंड ले लो 10-15 हज़ार रुपये, और थोड़ा एक्सपोजर ले लो इंडस्ट्री का। तो ये काम भी साथ साथ हो रहा है, 1 करोड़ को इंटर्नशिप और बाकी 1000 ITIs को स्प्रूस अप। सेंटेंस समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, थोड़ा डिटेल में करवा दिया आपको। स्प्रूस अप की वो है हैज़ बीन प्रॉमिस्ड, ब्रिज द गैप यानी खाई को भरना, इसको प्लग द गैप, प्लग द डिवाइड, ब्रिज द कैसम। देखो खाई को गैप, डिवाइड और कैसम बोलते हैं, तीनों में से कोई भी वर्ड खाई के लिए यूज़ हो सकता है। तो अगर भरना है खाई का तो ब्रिज कर लगा लो या प्लग कर लो, दोनों में से कैसे भी लिख लो। इन टेंडम यानी इन क्लोज कोऑपरेशन, साथ मिलकर, कंधे से कंधा मिला करके। कह रहा है जी द डिटेल्स ऑफ दिस इंटर्न प्लेसमेंट प्रोग्राम विल बी फ्लैश्ड आउट। जो डिटेल्स हैं इस इंटर्न प्लेसमेंट प्रोग्राम की, जो दूसरा आपको मैंने बताया 500 कंपनियों में, कह रहा है डिटेल्स को भी फ्लैश आउट किया जाएगा। देखिए फ्लैश का मतलब होता है मास, आउट का मतलब है बाहर। आपने किसी चीज़ का कंकाल बना दिया लेकिन उसके बाहर अभी मास नहीं आया, स्किन नहीं आई, समझ पा रहे हो? ये खाका बन गया इस प्लान का, लेकिन इस प्लान को भी पूरा मूर्त रूप नहीं मिला। तो इसकी डिटेल्स को मूर्त रूप दिया जाएगा, फ्लैश आउट किया जाएगा, विस्तार में बताया जाएगा। कह रहा है जी बट द सेंटर हैज़ प्रॉमिस्ड टू बेयर अ बल्क ऑफ स्टाइपेंड इन्वॉल्व्ड। लेकिन सेंटर ने पहले ही प्रॉमिस कर दिया है कि वो बेयर करने वाला है, सहने वाला है एक बल्क को, बड़े हिस्से को, इन इंटर्न्स को दिए जाने वाले स्टाइपेंड का जो इन्वॉल्व होगा। तो 10-15 हज़ार जो इंटर्न्स को मिलेगा, 10-15 तो मिलेगा भी नहीं, मुझे लगता है 5-6 हज़ार ही मिलेगा। तो सरकार बोलती है ज़्यादातर हम ही देंगे, 80-90%। प्राइवेट सेक्टर को तो इन बच्चों को रख लेना है, साल भर तक इनको इंटर्नशिप करवानी है, सिखाना है काम, ठीक है। डिटेल्स विल बी फ्लैश आउट करना, विस्तार में बताना। जैसा मैंने आपको बताया कंकाल है, खाका है, उसका फ्लैश आना अभी भी बाकी है। सेंटर की वर्ब है हैज़ प्रॉमिस्ड। फर्म्स कैन जॉइन द स्कीम ऑन ए वॉलंटरी बेसिस। ये जो 500 बड़ी कंपनियां हैं इस स्कीम को ज्वाइन कर सकती हैं वॉलंटरी बेसिस पे, अपनी इच्छा के अनुसार।
500 में से 50 चाहती हैं कि हमें नहीं करना तो मत करो। सरकार तो मुफ्त में आपके यहाँ एम्प्लॉय रख रही है 1 साल के लिए, तो फर्म्स अपने हिसाब से आगे आएंगी वॉलंटरी बेसिस पे। और क्या कर सकती हैं, एंड टैप देयर मैंडेटरी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स फॉर द रिमेनिंग कॉस्ट। और वो टैप कर सकती हैं, वो फ़ायदा उठा सकती हैं। टैप करना, किसी चीज़ का बेनिफिट लेना, अपने मैंडेटरी CSR फंड का बाकी बची हुई कॉस्ट के लिए। CSR आप समझते होंगे, हर कंपनी को साल में 2-3% अपने प्रॉफिट्स का समाज के ऊपर खर्च करना होता है, ज़रूरी है, हर कंपनी करेगी, बड़ी कंपनियां, है ना। फिर ये क्या करते हैं, अनाथालयों में जाते हैं, पानी पिलाते हैं लोगों को, लड़कियों को साइकिल देते हैं, एजुकेशन के लिए स्कूल खोल देते हैं, टाटा के चल रहे हैं। तो ये CSR नाम का एक कानून है देश में कॉरपोरेट के लिए। तो बड़ा हिस्सा तो स्टाइपेंड का सरकार दे देगी, जो 10-20% बच जाएगा वो मैंडेटरी अपना CSR एक्टिविटी में कंपनियां दिखा सकती हैं और उस फंड्स में से पैसे को दे सकती हैं। फॉर्म्स की वर्ब है कैन ज्वाइन और दूसरी वर्ब है कैन टैप। टैप करना, किसी चीज़ का फ़ायदा लेना। वैसे टैप का मतलब होता है नल या टोटी, लेकिन ये वर्ड बना कैसे है, आपके पास एक बड़ी सी टंकी है, उसमें नल लगा के पानी निकाल रहे हो ना, वैसे ही आपका बड़ा सा CSR फंड है, उसमें नल निकाल के थोड़ा सा फंड निकाल लेना, आपको टैप करना है और इस स्कीम में डाल देना है। तो टैप वर्ड को ऐसे बनाया गया है ना, किसी चीज़ में से छोटे छोटे हिस्से करके उसका फ़ायदा लेना, टैप करना। कह द प्रीमेसी असाइंड टू टैकलिंग द जॉब क्राइसिस दैट द ऑपोजिशन सॉट टू हाईलाइट इन द इलेक्टोरल मार्केट या बैटल मार्क्स एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ एन इशू। कह रहा जो प्राइमेसी है, जो प्रधानता है, जो असाइंड है, जो दी गई है, असाइंड मतलब दिया जाना, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव है। कह रहा है वो प्रधानता जो दी गई है, प्रेफरेंस जो है दी गई है टैकल करने को जॉब के क्राइसिस को। और कह रहे कौन सा क्राइसिस है, ये वही क्राइसिस है जिसको ऑपोजिशन ने सॉर्ट किया, सीख किया, कोशिश किया कि वो हाईलाइट करे, वो रोशनी डाल करके दिखाए। और कब दिखाए भाई, हाईलाइट कब करे, इलेक्टोरल बैटल में, चुनावी जंग में। तो कह रहा है ये जॉब क्राइसिस का मुद्दा जिस पे ऑपोजिशन ने सरकार के खूब मजे लिए इस इलेक्शन के दौरान। कह रहा है इसको जो प्राइमेसी असाइन की गई है ना, इस बार इसको जो प्रधानता दी गई है, ये प्रधानता मार्क करती है, निशान बनती है एक एक्नॉलेजमेंट का, एक मान लेने के काम का। एक्नॉलेजमेंट यानी किसी चीज़ को मान लेना, और एक्नॉलेजमेंट है एक ऐसे मुद्दे की, ऑफ एन इशू। और वो मुद्दा क्या है, दैट द गवर्नमेंट हैज़ अदरवाइज सोट टू पेपर ओवर। ये वही मुद्दा है जिसको सरकार अदरवाइज अगर देखें, दूसरे मौक़ों पे देखें, तो वो कोशिश कर चुकी है पेपर ओवर करने की, छुपाने की। नौकरी के मुद्दे को सरकार छुपाती है, सब चंगा सी, सबको नौकरी दे दी हमने, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा ही नहीं आ रहा कई सालों से अच्छे ढंग से। तो सरकार तो हमेशा से पेपर ओवर कर रही थी इस मुद्दे को, इससे बचने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इस बार बजट में खुल के सरकार ने इस मुद्दे को समझा, अपनी एक्नॉलेजमेंट दी और इसके लिए स्कीम्स बनाई। प्रीमेसी की वर्ब है मार्क्स, प्रीमेसी यानी प्रधानता, है ना, किसी चीज़ को प्रेफरेंस। ऑपोजिशन की वर्ब है सॉट, गवर्नमेंट की वर्ब है हैज़ सॉट। पेपर ओवर करना, किसी अनप्लेजेंट चीज़ को, खराब चीज़ को छुपाना, हाइड करना, कंसील करना। बढ़े आगे नेक्स्ट पैराग्राफ पे। तो फर्स्ट पैराग्राफ में सरकार के शिफ्ट को बताया गया है, बजट में सरकार ने कैसे इस बार पलटी मारी है ना, एकदम से। अब सेकंड पैराग्राफ में बताएगा इस पलटी मारने के बावजूद क्यों नौकरियां बहुत बड़े स्केल पे भारत में पैदा नहीं हो सकती, रीजंस क्या हैं उसके। कह रहा जी टू बी क्लियर द क्रिटिक्स ऑफ जॉबलेस ग्रोथ आर नॉट यूनिक टू दिस गवर्नमेंट। कह रहा जी एक बात क्लियर करते हैं, टू बी क्लियर। टू बी क्लियर मतलब ये बात तो क्लियर है, क्या क्लियर है, जो आलोचक हैं, क्रिटिक्स हैं, क्रिटिक वो होता है जो क्रिटिसाइज करे, आलोचना करे जॉबलेस ग्रोथ के, भारत की ग्रोथ हो रही है लेकिन जॉब्स नहीं आ रही। कह रहे ऐसी जो आलोचक हैं वो यूनिक नहीं है, नए नहीं है इस सरकार के लिए। वो कैसे, डैश लगा के बता रहा है। इवन द UPA हैड फेस्ड सिमिलर बाप्स, यहाँ तक कि इनसे पहले वाली जो सरकार थी कांग्रेस की, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की, वो भी फेस कर चुकी थी इस तरह के बाब्स को, कटाक्स को, तंजों को, है ना। तो कांग्रेस की जब बनी हुई थी गठबंधन सरकार, उसको भी यही कहा जाता था कि नौकरियां आपसे पैदा नहीं हो रही। और ये बात क्लियर रखना दिमाग में कि ये सरकार के साथ ये कुछ नया नहीं हो रहा है, पहले भी होता है। क्रिटिक्स की वर्ब है आर, UPA की वर्ब है हैड फेस्ड। क्रिटिक मैंने आपको समझा दिया। कह रहा है जी पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम हैज़ बीन इन्वेस्टर्स प्रेफरेंस फॉर कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट्स। कह रहा है ये बात सरकारों की नहीं है, ये बात है देश की अर्थव्यवस्था की। कह रहा है इस पूरी प्रॉब्लम का एक हिस्सा ये है या रहा है निवेशकों की जो प्रेफरेंस है, जो उनकी चुनाव है या प्रधानता है, जो दी जाती है कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट्स को। ठीक है, कह रहा है नॉट इन द लीस्ट बिकॉज इंडियाज लेबर लॉज आर येट टू कैच अप विद द रेस्ट ऑफ द लिबरलाइज कंपनी जो इकॉनमी। देखो इन्वेस्टर्स जो है हमेशा कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट करेंगे, ऐसी जगह पैसा लगाएंगे जहां जिस इंडस्ट्री में पैसे की ज़रूरत बहुत होती है,
जैसे ग्रीन एनर्जी में लगा देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा देंगे, एजुकेशन में नहीं लगाएंगे, देश की हेल्थ केयर में नहीं लगाएंगे। तो समस्या यही रही है देश में कि बाहर से आने वाले निवेशक पैसा सिर्फ और सिर्फ बड़े पैसे वाली जो है इंडस्ट्री में लगाते हैं। कह रहा है नॉट इन द लिस्ट। नॉट इन द लिस्ट का मतलब होता है स्पेशली, इस वर्ड को अभी ब्रेक करके बताएंगे। कह रहा है जी ये खास करके इसलिए क्योंकि इंडिया के जो लेबर लॉज हैं वो अभी भी कैचअप विद करना बाकी हैं, बराबर आना बाकी हैं बाकी जो बची हुई लिबरलाइज्ड इकॉनमी है उससे। लेबर लॉज आज भी हमारे बड़े ख़राब है, कभी भी स्ट्राइक हो जाएगी, कभी भी वो डिमांड कर देंगे हमारी सैलरी बढ़ाओ, बोनस दो। तो लेबर लॉज जो है आज भी बाबा आदम के ज़माने के चल रहे हैं और बाकी इकॉनमी जो है आईटी इकॉनमी वो अलग स्केल पे चल रही है। तो ये पर्टिकुलरली रीज़न है इन इंडस्ट्रीज़ में पैसा ना लगाने का। कह रहा है जी एक्टिंग एज अ डिसइंसेंटिव अगेंस्ट क्रिएटिंग लार्जर यूनिट्स विद मोर हैंड्स ऑन डेक। और ये चीज़ काम करते हुए, एक्ट करते हुए एक डिसइंसेंटिव की तरह, एक नुकसान की तरह जो है क्रिएट करने के खिलाफ बड़ी फैक्ट्रीज़ को, बड़ी यूनिट्स को जिसमें बहुत सारे लोग काम करते हों, मोर हैंड्स ऑन डेक हों। डेक का मतलब होता है जहाज़ का वो सिरा जहाँ पे काम किया जाता है, जहाँ पे सब जहाजी बैठते हैं, जहाज़ की मरम्मत करते हैं, आगे चलाते हैं, उसको पीछे लाते हैं। मोर हैंड्स ऑन डेक मतलब और से ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन। तो देश में कोई इतनी बड़ी फैक्ट्री खोलना चाहता ही नहीं जिसमें 20 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हों। जैसे एम्प्लॉयज़ 20 से ज़्यादा होंगे, सरकार के लेबर लॉस शुरू हो जाएंगे, फिर उनका पीएफ काटो, फिर इन लेबर्स को बोनस दो, इनकी स्ट्राइक को सहो। तो ना तो इस सेक्टर में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है क्योंकि लेबर लॉज की वजह से ये सेक्टर आज भी बहुत पिछड़ा हुआ है। समझ गए ना, ये प्रॉब्लम है। पार्ट की वर्ब है हैज़ बीन, लेबर लॉज की वर्ब है आर। कैचअप विद करना, बराबर आना, एमुलेट करना, किसी चीज़ की बराबरी करना। डिसइंसेंटिव यानी नुकसान, इंसेंटिव यानी फ़ायदा, डिसइंसेंटिव मतलब डिस्करेजमेंट या नुकसान। मोर हैंड्स ऑन डेक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन। कह रहे द डिस्ट्रेस इन रिसेंट ईयर्स हैज़ परहैप्स बीन मोर एक्यूरेट, मोर एक्यूट। जो डिस्ट्रेस है, जो परेशानी है, जो हार्डशिप है, डिफ़िकल्टी है पिछले कई सालों में, वो शायद रही है और ज़्यादा एक्यूट और ज़्यादा कड़ी। एक्यूट यानी पैनी, शार्प। कह रहे क्यों? एज द इनफॉर्मल सेक्टर दैट अकाउंट्स फॉर अ बल्क ऑफ इंडियाज जॉब्स ऑल्सो टुक अ हिट फ्रॉम सक्सेसिव शॉक्स। क्योंकि जो इनफॉर्मल सेक्टर है भारत का, इनफॉर्मल सेक्टर यानी छोटी दुकानें जो जीएसटी नहीं भरती हैं, जिनके पास कोई रजिस्टर्ड एम्प्लॉय नहीं है, बस किसी को भी रख लिया, काम से निकाल दिया, फिर रख लिया। कह रहे क्योंकि ये जो इनफॉर्मल सेक्टर है भारत का, जो अकाउंट फॉर करता है या हिसाब देता है या हिस्सा बनता है भारत के बल्क ऑफ जॉब्स का, कह रहा है इसने भी हिट को लिया, इसने भी सहा मार एक के बाद एक आने वाले सक्सेसिव शॉक्स की। कह रहा है कौन कौन से शॉक्स हैं? सच एज डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी रोल आउट एंड कोविड-19 पैंडमिक लॉकडाउन्स। जैसे कि नोटबंदी, जीएसटी का लगाया जाना और कोविड के लॉकडाउन्स का हो जाना। तो इनफॉर्मल सेक्टर तो बर्बाद है पिछले 5-6 सालों से। जितनी भी शेयर मार्केट कंपनियां इनफॉर्मल सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, इंडिया मार्ट और भी इस तरह की आप देखेंगे, जब से डिमोनेटाइजेशन, जब से जीएसटी आया, तब से ये कंपनियां काम ही नहीं कर पा रही आगे। इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर मार मंदी की बहुत तेज़ी से पड़ी हुई है और इसी वजह से पिछले 2-3 सालों में खूब हाय तौबा आपको मिलेगी नौकरियों की। ज़्यादातर भारत इनफॉर्मल सेक्टर में ही काम करता था। डिस्ट्रेस यानी परेशानी, वर्ब है इसकी हैज़ बिन। इनफॉर्मल सेक्टर की वर्ब है टुक अ हिट, इस सेक्टर ने एक हिट को लिया और हिट को लिया एक के बाद एक आने वाले झटकों की, सक्सेसिव शॉक्स की। शॉक्स 3 बताए हैं, पहला नोटबंदी, दूसरा जीएसटी और तीसरा कोविड के लॉकडाउन्स। दैट आया इनफॉर्मल सेक्टर के लिए, दैट की वर्ब है अकाउंट फॉर करना, किसी चीज़ का हिसाब देना। समझ में आ रही है ना, सेंटेंस मीनिंग निकाल पा रहे हो ना? ईजी नहीं है ये आर्टिकल, आपको लग रहा हो ईजी है, पढ़ने में अच्छा खासा है ये। कह रहा है जी प्लान्स टू स्पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स थ्रू इंसेंटिव्स हैव फोकस्ड ऑन प्रोडक्शन लेवल्स रादर देन न्यू जॉब्स। कह रहा है अभी जो भी प्लान सरकार ने बनाए स्पर करने के, बढ़ावा देने के, इंकरेज करने के प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को इन्हीं इंसेंटिव स्कीमों के जरिए, कह रहे हैं इन प्लान्स ने सभी ने फोकस किया है प्रोडक्शन लेवल्स पे, प्रोडक्शन को बढ़ाए जाने के लेवल पे, और बजाय किसके? नई जॉब्स के। तो सरकार बोलती है आप इतना प्रोड्यूस करोगे तो आपको इतनी सब्सिडी, और ज़्यादा मोबाइल फ़ोन बनाओगे तो और सब्सिडी। तो प्रोडक्शन के ऊपर सारे प्लान सरकार के बने हुए हैं, नौकरियों के ऊपर सरकार ने कोई प्लान अभी तक, इंसेंटिव प्लान जो है नहीं चलाया प्राइवेट सेक्टर में। इतने आदमी रखो तो इतनी सब्सिडी, अब ये पहली बार इस बजट में ऐसा कुछ किया है। प्लान्स की वो है फोकस्ड, स्पर करना, इंकरेज करना। कह रहा है विद इवन रेटिंग मेजर्स टर्मिंग इंडियाज हाई यूथ अनएम्प्लॉयमेंट एज अ स्ट्रक्चरल थ्रेट टू इट्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल, द रिजल्ट्स ऑफ दिस पैकेज ऑफ गुड इंटेंट दैट ऑफिशियल्स बिलीव कैन नज हायरिंग प्लान्स एट द मार्जिन्स विल बी वॉच्ड। बड़ा लंबा और प्यारा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है।
देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, विद से जुड़ी हुई है। कह रहा है जी साथ ही विद यहाँ तक कि जो रेटिंग मेजर्स हैं, रेटिंग मेजर्स मतलब बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो रेटिंग देती हैं, क्रिसिल हुआ, सिटी बैंक हुआ, जो रेटिंग एजेंसियाँ हैं, समझ गए ना। कह रहा है यहाँ तक कि बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसियाँ, रेटिंग मेजर्स, उनके भी टर्म कर देने के साथ ही या नाम दे देने के साथ ही भारत की हाई यूथ अनएम्प्लॉयमेंट को, बेरोजगारों, नौजवानों में हाई बेरोजगारी को, और टर्म किया इन्होंने कैसे, इसको क्या नाम दिया, इसको नाम दिया एक बुनियादी चुनौती, स्ट्रक्चरल थ्रेट, भारत के लंबे दौर में या लॉन्ग टर्म में विकास की संभावनाओं के लिए। तो बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसियों के इस बात को कहने के साथ ही अब जो रिजल्ट है इस पीएम के नए पैकेज का, जिसका इंटेंट बड़ा गुड है, जिसकी नीयत बड़ी साफ है, कह रहा है, और जिसको ऑफिशियल्स मानते हैं, ऑफिशियल्स बिलीव करते हैं कि वो नज करेगा, थोड़ा सा पुश देगा हायरिंग प्लान्स को एट द मार्जिन, यानी थोड़ा बहुत। मार्जिन क्या होता है, साइड में बची हुई जगह। तो पूरी रोड तो आपने कवर कर ली, अब थोड़े थोड़े मार्जिन बढ़ा रहे हो आप, तो कम से कम थोड़ी बहुत जॉब्स इससे बढ़ेंगी एट द मार्जिन, इसमें हायरिंग प्लान्स बढ़ेंगे, जिसको ऑफिशियल्स ऐसा मानते हैं। कह रहा है ऐसे पैकेज के जो रिजल्ट्स हैं ना, विल बी वॉच्ड, देखे जाएंगे। समझ पाए। तो इस पूरे काम के साथ ही पीएम के पैकेज के रिजल्ट को देखा जाएगा, वॉच किया जाएगा पैसिव वॉइस में, और ये वही पैकेज है जिसको ऑफिशियल्स मानते हैं कि ये हल्का फुल्का पुश जरूर देगा हायरिंग प्लान्स को इधर उधर 19-20 एट द मार्जिन्स। चलिए, रिजल्ट्स की वर्ब है विल बी वॉच्ड, ये पूरा फ्रेज एडिशनल इंफॉर्मेशन वाला था। ऑफिशियल्स की वर्ब है बिलीव, दैट की वर्ब है कैन नज, नज करना, पुश करना, दैट आया है इस पैकेज के लिए जिसको पीएम ने लॉन्च किया है। एट द मार्जिन्स को बोल सकते हैं कुछ हद तक, टू सम एक्सटेंट या टू लिमिटेड एक्सटेंट इज कॉल्ड एट द मार्जिन्स। कह रहा है बट फॉर द ब्रॉडर एम्प्लॉयमेंट आउटलुक टू पिकअप द गवर्नमेंट मस्ट डू मोर। कह रहा है लेकिन अगर बड़े स्केल पे एम्प्लॉयमेंट का आउटलुक आपको देखना है, बेरोजगारी का आपको बैकग्राउंड देखना है कि वो पिकअप करे, वो आउटलुक थोड़ा ऊपर आए, थोड़ा सुधार हो उसमें, थोड़ी जो, समझ गए ना, सुधरे वो, तो कह रहे इस काम के लिए सरकार को और भी बहुत कुछ करना होगा, गवर्नमेंट मस्ट डू मोर। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इंक्लूडिंग फिलिंग लैक्स ऑफ वैकेंसीज इन इट्स ऑन रैंक्स एक्सपीडिशियसली। कह रहा है जिसमें शामिल है फिल करना लाखों वैकेंसीज को अपने खुद के रैंक्स में, अपनी खुद की नौकरियों में बहुत तेज़ी के साथ, एक्सपीडिशियस मैनर में। ये काम सरकार को करना होगा। जितनी भी सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं लाखों, पहले वहाँ नौकरियां भर दो, लोगों को रोज़गार दे दो। इसके अलावा आपको और कुछ कई चीज़ें भी करनी पड़ सकती हैं। समझ के सेंटेंस, गवर्नमेंट की ओर मस्ट डू एक्सपीडिशियसली मतलब इन ए एक्सपीडिशियस मैनर, फास्ट तरीके से किसी काम को किया जाए तो एक्सपीडिशियसली। कह रहा है फोस्टरिंग कंडीशंस टू बूस्ट कंजम्पशन इज मोस्ट क्रिटिकल। कह रहा है अगर फोस्टर करने का काम है, फोस्टर करना, नर्चर करना, प्रमोट करना, पालना पोसना, कह रहा है जी पालने पोसने का काम जो है, प्रमोट करने का जो काम है, ऐसी कंडीशंस को जो कंजम्पशन को बूस्ट करे, कह रहा है ये काम सबसे क्रिटिकल है, सबसे ज़रूरी काम है। और क्यों, कह रहा है जी एज द प्राइवेट सेक्टर शैल नीदर फील द नीड टू एक्सपैंड कैपेसिटी नॉर हायर मोर पीपल विदाउट दैट ट्रिगर जस्ट टू अवेल अ सब्सिडी। कह रहा है क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो बड़ा समझदार है, वो ना तो इस ज़रूरत को फील करने वाला है जो कैपेसिटी को एक्सपैंड करने की है और फैक्ट्रियां खोलने की है, और ना ही वो हायर करने वाला है, नौकरी पे रखने वाला है और लोगों को बिना उस ट्रिगर के। और क्यों, जस्ट टू अवेल सब्सिडी, सिर्फ इस सब्सिडी को अवेल करने के लिए। प्राइवेट सेक्टर का माल बिकवाओ, देश में कंजम्पशन बढ़ाओ, टैक्सेस को कम करो, आम आदमी की जेब में पैसा डालो। जब पैसा बाजार में जाएगा, चीज़ें खरीदी जाएंगी, प्राइवेट सेक्टर को खुद ही नई फैक्ट्री खोलनी होगी, खुद ही लोगों को जॉब पे रखना होगा। एक सब्सिडी के लिए कोई प्राइवेट सेक्टर नई फैक्ट्री और नई जो है टीम को हायर करने वाला नहीं है। तो ये मीनिंग है लास्ट सेंटेंस का। फॉस्टरिंग की वर्ब है इस, प्राइवेट सेक्टर की वर्ब है दो, शैल नीदर फील द नीड नॉर हायर मोर पीपल। ठीक है, दैट यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, दैट ट्रिगर मतलब यही ट्रिगर की बात हो रही है, कंडीशंस जो है कंजम्पशन को बूस्ट करने की, यही ट्रिगर के बिना सिर्फ सब्सिडी अवेल करने के लिए ऐसा नहीं होगा। समझ गए। लास्ट में एक सिंपल कॉन्सेप्ट है वो भी करवा देते हैं, अवेल वर्ड को देख लेना। अवेल का मतलब होता है किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना। सरकार ने कोई स्कीम दी, आप गए और अपना कार्ड बनवाया और मुफ्त में कोई सामान ले आए घर पे, तो आपने स्कीम को अवेल कर लिया। लेकिन अवेल के बाद में कभी कभी ऑफ लगेगा, अवेल ऑफ समथिंग। तो अवेल ऑफ कब लगाना है, देखो या तो अवेल और वो सीधे सीधे चीज़ लिख दो बिना ऑफ के। अगर ऑफ लगा रहे हो तो अवेल के बाद में आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करना होगा। आई के लिए माई सेल्फ, वी के लिए आवर सेल्फ, दे के लिए दम सेल्फ, ही के लिए हिम सेल्फ, शी के लिए हर सेल्फ, ठीक है ना, इट के लिए इट सेल्फ। यूज़ करके दिखाता हूँ। गेट्स आर एनकरेज्ड
टू अवेल ऑल द होटल सर्विसेज। गेस्ट जो हैं उनको इनक्रेज किया जाता है कि वो अवेल करें, फ़ायदा उठाएं होटल की सारी सेवाओं का। सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। अवेल जो है इसके बाद में इसका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऑल द होटल सर्विसेज। लेकिन अगर अवेल के बाद में ऑफ लगा दूं तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? सब्जेक्ट के हिसाब से एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा, जो अच्छे से आपको सिखाए हुए हैं। गेस्ट के लिए लगेगा देमसेल्व्स, ठीक है, प्लूरल है ना, तो अवेल देमसेल्व्स ऑफ ऑल होटल सर्विसेज। अब आप पूछो सर सही कौन सा है? दोनों सही हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। ये ज़्यादा यूज़ होता है बिना ऑफ वाला, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और ऑफ वाला थोड़ा कम यूज़ होता है। सही दोनों के दोनों रहेंगे। चलिए कॉन्सेप्ट सीखा, लास्ट में एक होमवर्क है। हाउ मैनी स्कूल्स अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी ईच ईयर। कितने स्कूल्स फ़ायदा उठाते हैं इस मौके का हर साल? अवेल के बाद में ऑफ लगा हुआ है, बताओ क्या करना है? निकाल दूँ, रख दूँ, रखूँ तो क्या करूँ, निकालूँ तो क्या करूँ? इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना, कमेंट्स में ज़रूर डालो, ठीक है। ट्राई देना, गलत सही होगा आपको वहीं बताएंगे। लेक्चर को रैपअप करते हैं, फटाफट से आ जाओ अपने क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है जी, क्या कह रहा है? कह रहा है जी नज द हायरिंग प्लान्स एट द मार्जिन्स। इस बात का क्या मतलब है? ठीक है, 2 लाख करोड़ का पैकेज नज द हायरिंग प्लान्स एट मार्जिन्स करेगा, इस बात का मतलब क्या है? इट विल सिग्निफिकेंटली इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, ये एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा देगा बहुत ज़्यादा। इट विल मेक मिनिमल और स्लाइट चेंजिंग टू हायरिंग प्रैक्टिसेस, ये ना के बराबर या थोड़े ही चेंजेस लाएगा हायरिंग की प्रैक्टिस में। इट विल ओनली बेनिफिट लार्ज कॉरपोरेशंस, ये सिर्फ बड़े कॉरपोरेशंस कंपनियों को फ़ायदा देगा। इट विल प्राइमरीली एड्रेस स्किल शॉर्टेजेस, ये सबसे पहले स्किल की शॉर्टेज को एड्रेस करेगा। इस फ्रेज़ का मीनिंग आपसे पूछा है। देखो जी, बताया था मैंने आपको, हायरिंग प्लान एट द मार्जिन्स, बहुत ही छोटे स्केल पे हायरिंग प्लान्स को नज मिलेगा। 10 की जगह 11 लोग लेने लगेंगे प्राइवेट सेक्टर वाले। मिनिमल और स्लाइड चेंज हायरिंग प्रैक्टिस में इस वजह से आने वाला है, ठीक है। तो एट द मार्जिन्स याद रखना था, बी आपका आंसर बनेगा इस केस में। चलो, कह रहे जी कौन सी ऐसी इम्प्लाइड या छुपी हुई रिलेशनशिप है प्राइवेट सेक्टर के कंजम्पशन में और एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ में? कंजम्पशन और ग्रोथ का क्या रिश्ता है इस आर्टिकल के हिसाब से? मेंस लेवल का क्वेश्चन है, खुद से ट्राई दे लो एक बार। देखो यही कंजम्पशन, यही रिलेशन है, जितना कंजम्पशन बढ़ेगा उतनी नौकरियां अपने आप पैदा होंगी, ठीक है। इंक्रीज कंजम्पशन विल ऑटोमेटिकली लीड टू मोर हायरिंग, ये आपका आंसर है। बाकी सब देख लेना, उल्टे पुल्टे लिखे हुए हैं, कोई मीनिंगफुल नहीं है ना। कंजम्पशन बढ़ा दो, अपने आप नई फैक्ट्रियाँ लगेंगी, अपने आप नए लोगों को नौकरी पर रखा जाएगा। चलो आज आपसे एक फ्रेजल वर्ब्स का क्विज बनाया है। फ्लैश आउट, पेपर ओवर, स्प्रूस अप, कैच अप विद और इन टैंडम। 5 फ्रेजल वर्ब्स, 5 इडियम्स आपको करवाई गई हैं। सबको एक बार ट्राई दो, कितनी आपको याद है। इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में नीचे आंसर डाल दिया गया है, वहाँ से आप मैच कर लेना। चलिए लास्ट में 3 एरर्स मिलेंगी। पहली मिलेगी इस वर्ड के पास, इन्फ्लुएंस के पास, दूसरी मिलेगी इस वर्ड के आसपास या इसकी वजह से, और तीसरी मिलेगी इस हीड नाम के वर्ड के आसपास या इसकी वजह से। खुद से कोशिश करना है, तीनों वर्ड्स को देखो। आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले, फर्स्ट कमेंट में रखे हुए आंसर को चेक करके मुझे बताना। क्लास कैसी लगी आज की? पूरी देखने वाले बच्चे देखा करो, सर लिखा करो पीडी पूरा देखा और सब समझ में आया हो, क्लास अच्छी लगी हो, है ना, इंटरेस्टिंग लगी हो तो पीडीआई लिख दिया करो, सर पूरा देखा और इंटरेस्टिंग भी लगा। ये आपका फीडबैक का मैकेनिज्म है, अपना वोट कमेंट सेक्शन में ज़रूर से दें। चलिए कल आपसे लेंगे मुलाकात, कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को, आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए।